डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस जर्नी आपके इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको भी धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं और साथियों को भी शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो हमने इतने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और जो फीडबैक्स आते हैं उसमें ऐसा देखा गया कि देश की आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या जो अदर बैकवर्ड क्लास में आती है और उनमें से ज़्यादातर लोग धार्मिक होते हैं। अगर उन्हें जब भी हम बताते हैं रैशनैलिटी तर्कशीलता की बातें करते हैं, जब हम ग्रुप्स में इस तरह की चर्चाएँ छेड़ते हैं, तब ऐसा देखा जाता है कि एक विरोध झलकता है। उन्हें शायद तर्कशीलता, रैशनैलिटी ऐसी चेतनाएँ उनके मन में नहीं जागृत होती है। ऐसे में आप इन्हीं में से आने वाले एक समुदाय से हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपके अंदर ये तार्किक चेतना कहाँ से आई है? कहाँ से आपको प्रेरणाएँ मिली कि आप जो तर्कशील बातें होती हैं, जो रैशनैलिटी की बातें होती हैं या समाज पे इस चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है, वो आप डालने की कोशिश करते हैं। इसकी प्रेरणा आपके पास कहाँ से आई है? जी। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपका थोड़ा निजी है, तो ठीक है, जी। थोड़ा निजी पृष्ठभूमि से बताता हूँ। असल में मेरे परिवार की जो पृष्ठभूमि रही, वहां से कुछ चीजें विरासत में मिली हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड रहे हैं, क्लासिकल कम्युनिस्ट जिसे आप कह सकते हैं। ओके। और वो बाद में चल करके कॉमरेड और वो मतलब एकदम कम्युनिस्ट अप्रोच को आइडियोलॉजिकली शेप देते देते फिर वो समाजवादी जो पुरानी पृष्ठभूमि रही है लोहिया वाली, और लोहिया के बाद लोहिया के शिष्यों में एक धारा बनी किशन पटनायक की। तो किशन पटनायक ने बाद के दिनों में समाजवादी जन परिषद बनाया और लगातार काम करते रहे। तो हमारे पिताजी की पृष्ठभूमि उस धारा की है, यानी मार्क्सवादी समाजवादी धारा की। तो उस धारा में पिताजी आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर में रह करके, जहां कोई संसाधन नहीं, जहां कुछ नहीं, वहां भी तार्किक चेतना के लिए काम करते थे। किसान, मजदूर, इन सारे आजमगढ़ जिले का कोई आंदोलन ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें मेरे पिताजी शामिल ना हो, उसकी अगुवाई न कर रहे हो, या उसमें किसी लाठी खाने वाली भीड़ में शामिल ना हो। तमाम जन आंदोलनों के चेहरे के रूप में उनको जाना जाता रहा है। वहां से एक पृष्ठभूमि मिली कि कैसे तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, वामपंथ का जो भौतिकवादी नजरिया है, उसकी ट्रेनिंग पिताजी के जरिए मिली। वर्ग संघर्ष से लेकर के वर्ण संघर्ष, विषमता के विरोध में आवाज बुलंद करना, निडर होना, बेबाकी से अपनी राय रखना। और पूरे इलाके, पूरे गांव में लोग कहते थे कि अरे ये पागल हैं, इनको कुछ क्या बात करते रहते हैं, भगत सिंह, मार्क्स, अंबेडकर, लेकिन वो अपना काम करते थे। तो उनसे एक विरासत में निडरता मिली और विचारधारा का एक छोर मिला, जो समाजवादी विचारधारा जिसे आप कह सकते हैं। मेरे बड़े पिताजी चूंकि परिवार के मुखिया भी थे, और उनकी जो वैचारिक धारा रही, वो मैं जब उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि शुरुआती दिनों में मैं बहुत बड़ा भक्त था। मैं रामचरितमानस का पाठ किया करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, सब कुछ करता था। लेकिन आगे चल करके उन्हें ये लगा कि यार हमारे घर में इतनी गरीबी थी एक समय में, और बड़े पिताजी की पीढ़ी ने, कि खाने को नहीं था। तो बार बार उनके मन में, उन्होंने कहा कि मेरे मन में सवाल आया कि अगर कोई भी माँ होती, एक मंदिर है हमारे आसपास का, वहां जाकर के उन्होंने कहा कि घंटों लोगों ने कहा घंटी बजाओ, अपनी अरदास मांगो, पूरी हो जाएगी। घंटों मैंने घंटी बजाई, आरती की, पूजा प्रार्थना किया। उस दिन मुझे लगा कि अगर ये माँ होती तो आज पिघल जाती। और बहुत पुजारी थे, बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब कुछ जब उन्होंने देखा तो उनका मोहभंग हो गया इससे, कि यार कोई देवता, कोई खुदा या कोई देवी अगर इस तरह होती तो ये हाल हमारा ना होता जो हम घोर पुजारी हैं। वहां से जो मोहभंग हुआ, फिर उन्होंने कहा कि फिर भी मैं अपना कुछ आधार खोजता रहा, तो कबीर पंथी एक गुरु मिले। तो बड़े पिताजी लगभग अपने, आज 80 साल की उम्र होगी उनकी, और 50-52 साल, 55 साल उन्होंने उस कबीर पंथी विचारधारा में अपना जीवन जिया है। तो बड़े पिताजी कबीर पंथी विचारधारा से,
और मेरे पिताजी कम्युनिस्ट कॉमरेड समाजवादी धारा से। इन दोनों के होने के नाते मेरे घर में कभी, हमारी पूरे उम्र में, हमारी पीढ़ी के लोगों में कभी किसी देवी देवता का फोटो हमारे घर में नहीं, किसी व्रत उपवास पूजा कोई हमारे घर में नहीं। हमारे यहाँ पूजा जो होती थी वो कबीरपंथी होती थी, निर्गुण भजन होते थे उसमें, तो बड़े पिताजी के प्रभाव में। और बीच बीच में मेरे पिताजी चूंकि छोटे थे तो उनका प्रभाव उस तरह से नहीं, लेकिन वो अपना आंदोलनों की ट्रेनिंग हमारी समझने की, समाज को समझने की, परिवार क्या होता है, विरोधाभास क्या है कि कोई गरीब कोई अमीर क्यों है। तो कबीरपंथी ट्रेनिंग से हमें ये पता मिला कि ये जो विषमता है इसके पीछे मनुष्य है, और वो कबीरपंथी धारा। और कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, उनकी ट्रेनिंग हमें बड़े पिताजी से मिली, तो वहां कर्मकांड अंधविश्वास का नकार मिला। और दूसरी तरफ पिताजी वाली ट्रेनिंग में कर्मकांड अंधविश्वास का नकार मिला। तो ये मेरी, अगर निजी तौर पर पूछो यार, तो मेरी ट्रेनिंग तो पृष्ठभूमि वहां से रही। मैं अपनी बात करूं तो एक होता है ना, कुछ बीज रोप दिए गए, लेकिन उन्हें उनमें फल लगना, फूल लगना, उनके तनों में मजबूती आना, उनकी शाखाओं के पत्तों में लहलहाट आना, वो सब हुआ जब हम DU JNU आए। JNU हमारा वो इश्क जो पूरा ना हो सका, वहां हम एडमिशन चाहते थे, नहीं हो पाया, लेकिन हमारे दोस्त पढ़ा करते थे। DU में हम सारे लोग थे, तो हमने कई तरह के स्टडी सर्कल बनाए, कई तरह का एक समूह बनाया जो शोधार्थियों का समूह था, जिसमें कुछ शिक्षक भी थे, और खूब किताबें पढ़ना शुरू किया। तो जिस अंबेडकर का जिक्र हमने भगत सिंह के साथ अपने पिताजी से बचपन में सुना था, उस अंबेडकर को हमने दिल्ली आकर के कायदे से पढ़ा। और जिस कबीर का जिक्र हमने बड़े पिताजी से बचपन में उनके भजनों के जरिए सुना था, मेरे बाबा भी एकदम उनको साधु लोग कहते थे, कबीर के भजन गाया करते थे, तो वो हमें अर्थ मिला दिल्ली में। तो उससे एक तार्किक चेतना, उससे कर्मकांड अंधविश्वास का नकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और अपनी देश दुनिया समाज के अंतर विरोधों को समझने की जो पूरी दिशा मिली, मुझे लगता है कि ये मेरा एक इतिहास रहा है। जी।